नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या देश में आतंक की स्थिति इतनी बेकाबू हो गई है कि बलात्कार के मामले में 10-10 साल की सजा और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए अपराधी को Z+ की सुरक्षा देनी पड़े? वो भी उस समय जब उत्तर प्रदेश के चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेता आतंक को काबू में करने का दावा कर रहे हों और विरोधी दल पर आतंक को शह देने का आरोप लगा रहे हों। मगर भाजपा सरकार एक ऐसे अपराधी को, हरियाणा की भाजपा सरकार एक ऐसे अपराधी को Z+ सुरक्षा देती है जिस पर आरोप साबित हो चुके हैं बलात्कार के भी और हत्या के भी। 15-20 साल तक जांच और कोर्ट में कई दौर की सुनवाई के बाद राम रहीम को अगस्त 2017 में बलात्कार के मामले में कुल 20 साल की सजा हुई। इन पर 2 साध्वियों के साथ बलात्कार और यौन हिंसा के आरोप थे। इसके कुछ दिनों के बाद डेरा के मैनेजर रंजीत की हत्या की साजिश के आरोप में सजा हुई। फिर 2019 में सिरसा के पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में सजा हुई। 3 अलग अलग मामलों में हत्या और बलात्कार के दोषी इस व्यक्ति को भाजपा सरकार ने Z+ की सुरक्षा दी है। राम रहीम फरलो पर जेल से बाहर है। इस व्यक्ति से उन साध्वियों को भी खतरा हो सकता है, पत्रकार के परिवार को भी खतरा हो सकता है। खतरा था भी लंबे समय तक, जब दोनों सुनवाई के लिए मामूली सुरक्षा के साथ अकेले सफर किया करती थी। उन्हें तो कभी Z+ की सुरक्षा नहीं दी गई, लेकिन उस वक्त भी राम रहीम को जब सजा मिली थी उसके पहले तक Z सिक्योरिटी दी गई थी। 26 अगस्त 2017 को समाचार एजेंसी PTI का ट्वीट है जिसमें हरियाणा के मुख्य सचिव का बयान है कि बलात्कार के मामले में दोषी घोषित होने के बाद Z+ की सुरक्षा वापस ले ली जाती है। अब अगर हरियाणा की भाजपा सरकार या केंद्र सरकार ने राम रहीम को Z+ की सुरक्षा दी है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि क्या उसके राज में आतंकवादी या चरमपंथी इस हद तक सर उठा रहे हैं कि बलात्कार के आरोप में सजा पाए अपराधी को Z+ की सुरक्षा देनी पड़ रही है। सरकार को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह एक तथ्य तो है कि यूपी के हाथरस की बलात्कार पीड़िता का शव पुलिस सुरक्षा में आधी रात के बाद इस तरह जलाया गया। पीड़िता का शव घर के आंगन तक में नहीं ले जाने दिया गया। आधी रात को पुलिस के पहरे में उसकी चिता जला दी गई। बलात्कार की इस पीड़िता को पुलिस का पहरा इसलिए मिला कि दुनिया के जागने से पहले रात के अंधेरे में उसकी चिता जल जाए। अगर यूपी में कानून व्यवस्था इतनी ही अच्छी थी और है तो आधी रात को शव जलाने की नौबत क्यों आई? कुलदीप सेंगर के मामले में बलात्कार की पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ जानने के लिए थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। चिता की यह पुरानी तस्वीर बंद पड़े दिमाग का दरवाजा खटखटा रही है कि जब बलात्कार के 2 मामलों में सजा याफ्ता कैदी Z+ की सुरक्षा में घूमेगा, क्या तब भी कानून व्यवस्था के निष्पक्ष होने का दावा किया जा सकेगा? ठीक यही काम अखिलेश यादव ने किया होता तब बीजेपी के क्या आरोप होते? गोदी मीडिया किस तरह की नौटंकी कर रहा होता इस मामले को लेकर? सपा बसपा के शासन में ये हमारा उत्तर प्रदेश टेरर हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता था। यहां से देश भर में आतंकवादी जाते थे। उत्तर प्रदेश दंगों का एपिक सेंटर माना जाता था और माफियाओं का कॉरिडोर माना जाता था। मित्रों, आज मैं कहने आया हूं 5 साल में न आतंकवाद है, न दंगा है, न माफिया कहीं दिखाई पड़ता है। बीते 5 साल में भाजपा सरकार यहां की कानून व्यवस्था को पटरी पर ले आई है। वो जो आपके हक की जमीन पर बैठे थे, वो जो आप पर भय बनाकर बैठे थे, वो जिनके डर से आप घरों से निकलने से बचते थे, जिनकी वजह से
हमारी बहन बेटियां परेशान थी, वो सब आज काबू में है। इन बयानों से लगता है कि आतंकवाद देश और यूपी से साफ हो चुका है, लेकिन इसका खतरा इतना गंभीर तो है कि बलात्कार और हत्या के आरोप में सजा पाए व्यक्ति को Z+ की सुरक्षा दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? मंगलवार को ही केंद्र सरकार ने बताया कि खालिस्तानी संस्था सिख फॉर जस्टिस का ऐप और वेबसाइट बंद कर दिया गया है। पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों की खबरें आती रहती हैं, गिरफ्तारियां भी होती रहती हैं, लेकिन क्या यह इतना बड़ा खतरा बन चुका है? तब तो फिर केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि इस खतरे के कारण पंजाब में कितने लोगों को CRPF या Z+ की सुरक्षा दी गई है। क्या कुमार विश्वास और राम रहीम के अलावा भी इस खतरे के कारण हाल फिलहाल में Z या Y कैटेगरी की सुरक्षा पंजाब में किसी को दी गई है? पंजाब के सपनों को मौका दीजिए। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ मरना पंजाब वास्ते है। अगर वो किसी प्रदेश को देश से अलग करने की साजिश रचे, वो आदमी अगर निचता का काम करे, जो ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा था, मेरा पिछला वीडियो देखें, मैंने 3 साल पहले बात कही थी नहीं कही थी। सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। पंजाब का भला हो, पंजाब की तरक्की हो, पंजाब में आने वाली सरकार बहुत अच्छी बने। बंगाल चुनाव के समय हिंसा और आतंक के कितने आरोप लगाए जाते रहे। वहां 7 चरणों में चुनाव हुआ, लेकिन यूपी में आतंक और हिंसा को काबू कर लेने का दावा किया जा रहा है। वहां भी 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। किसान आंदोलन के समय पंजाब के किसानों पर खालिस्तान समर्थक और आतंकवादी होने के आरोप लगाए गए। इस पृष्ठभूमि में भी जब वहां चुनाव हुआ तो 117 सीटों पर एक ही दिन मतदान हुआ। सीमावर्ती राज्य बताकर तरह तरह के आतंकी खतरे बताए गए। इसके बाद भी चुनाव आयोग का एक चरण में कराने का फैसला कहीं से यह संकेत नहीं देता है कि पंजाब में चुनाव कराना चुनौती का काम है। सवाल है कि चुनाव बीत जाने के बाद क्या खालिस्तानी समर्थकों का खतरा इतना बड़ा हो गया है कि कुमार विश्वास से लेकर राम रहीम को सुरक्षा देनी पड़ रही है। पंजाब में इस बार के चुनाव में आखिरी दिनों में आतंक को लेकर हर दल एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने आतंक के मुद्दे को उठाया। इनमें से कुछ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे तो कई सारे दल मिलकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे। जिन नेताओं ने आतंक के मुद्दे को उठाया है, क्या उन्हें भी कोई खतरा है? क्यों नहीं है? क्या उन दलों के नेताओं को भी Z या Y कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है? दो लोगों की सुरक्षा और खतरों को एक समान नहीं आंका जा सकता, लेकिन यहां कई संदर्भ दो लोगों में समान हैं। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी समर्थक होने के आरोप लगाए, उन्हें Y कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है। मीडिया की खबरों के अनुसार खालिस्तानी समर्थकों से खतरे के कारण उन्हें यह सुरक्षा दी जाने की बात कही गई है। इसी तरह के खतरे के कारण राम रहीम को Z+ की सुरक्षा दी जा रही है। एक ही तत्व से दो लोगों को खतरा है, लेकिन दोनों को अलग अलग कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है। कुमार विश्वास बाबा राम रहीम की Z कैटेगरी की सुरक्षा को देखकर क्या सोचेंगे कि हम दोनों को खतरा एक समान, लेकिन राम रहीम Z हो गए और कुमार विश्वास Y रह गए। क्या आतंकवाद का खतरा किसी को कम होता है, किसी को गंभीर होता है? कभी कहीं इस भेदभाव पर कोई कविता लिखकर वायरल ना करा दें। आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी। मामला स्थगित हो गया, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने एक बात यह भी लिखी है कि राम रहीम की रिहाई चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई थी। मगर अब तो सुनवाई क्या पता नतीजे के बाद हो, और नतीजा क्या है यह कोई नहीं जानता। लेकिन हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने जो जवाब दिया उससे पता चल गया कि राम रहीम को Z+ की सुरक्षा दी गई है। हरियाणा CID के IG सौरभ सिंह के आदेश पत्र की कॉपी लगाई गई है सरकार की तरफ से, जिसमें लिखा है कि जून 2021 में खुफिया विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने जानकारी दी थी कि पंजाब चुनावों के संदर्भ में
राम रहीम को खालिस्तानी एक्टिविस्ट से गंभीर खतरा है, इसकी पुख्ता सूचना है। एक्टिविस्ट ही लिखा है, टेररिस्ट नहीं लिखा है। क्या चुनाव आयोग को भी चुनावों के दौरान ऐसे खतरों की आशंका थी? लेकिन वहां तो चुनाव एक ही चरण में हुए। मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट देखिए, किस तरह से हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में वकालत की है कि राम रहीम हार्डकोर कैदी नहीं है, हत्या में सीधे शामिल नहीं रहा। पुलिस ने यह सफाई केवल हत्या के मामले में दी है, बलात्कार के मामले में नहीं। 21 दिन के फरलो पर रिहा होने के हफ्तों बाद हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कहा है कि बलात्कार के जुर्म में सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जघन्य अपराधियों की श्रेणी में नहीं आते। उन्हें राज्य सरकार ने Z+ सिक्योरिटी भी दे डाली है। जो सिक्योरिटी है उसका फरलो से या जेल से वैसा संबंध नहीं है। व्यक्ति को कितना यानी उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है उसके हिसाब से उसको सिक्योरिटी दी जाती है। कैदी कैद के अंदर रहे या फरलो पर बाहर आए, उसकी सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। पंजाब में चल रहे चुनाव के बीच गुरमीत राम रहीम की फरलो पर रिहाई के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर हरियाणा सरकार जवाब दे रही थी। अदालत में सरकार ने कहा गुरमीत जघन्य अपराधी नहीं है और उसने जेल में कोई गलती नहीं की। जिन 2 हत्याओं में उसे दोषी माना गया है उनमें वो हमलावर नहीं है। उसने खुद हत्या को अंजाम नहीं दिया है। उसे इन हत्याओं की साजिश का दोषी पाया गया है। गुरमीत सिरसा के अपने आश्रम में 2 शिष्याओं से बलात्कार के जुर्म में 20 साल की जेल काट रहा है। बीते साल उसे रंजीत सिंह की हत्या के मामले में उम्र कैद हुई थी। 2019 में उसे 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या का भी दोषी पाया गया। आमतौर पर तमाम मामलों में मुखर रहने वाले राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ना पैरोल पे देने का मेरे पास कोई मैटर आया है, ना Z+ सिक्योरिटी देने का कोई मैटर आया है। पंजाब और हरियाणा में गुरमीत राम रहीम के भक्तों की तादाद बहुत बड़ी है। सूत्रों पर यकीन करें तो डेरा सच्चा सौदा ने शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया। वे कुछ सीटें छोड़कर जहां दूसरी पार्टियों के दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया है, जबकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार डेरा प्रमुख पर सवाल से बचते दिखे। देखो सब मामला कोर्ट का मामला है, मैं की कमेंट कर सकता नहीं सर। मतलब कानून ने जे को पहला कोर्ट ने रिजेक्ट भी की बेल, ठीक है ना, उन्होंने मैडिकल तौर पर छुट्टी भी दी ते हुण जे पैरोल दी है तो इसमें तो कुछ नहीं। ये सच है कि पंजाब में हर पार्टी डेरे का आशीर्वाद लेना चाहती है, लेकिन किसी ने भी गुरमीत राम रहीम का इस तरह बचाव नहीं किया जैसा हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किया है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। आमतौर पर चुनाव के दिनों में जो अपराधी पैरोल या फरलो पर बाहर होते हैं उन्हें वापस बुला लिया जाता है। राम रहीम को पिछले साल 3 बार पैरोल पर अनुमति मिली थी बाहर जाने की, जून 2021 में। 2 बार बीमारी के इलाज के लिए और 1 बार अपनी बीमार मां से मिलने के लिए सुबह से शाम तक की पैरोल मिली थी। तीनों बार प्रशासनिक क्लियरेंस मिलती रही कि राम रहीम हार्डकोर कैदी नहीं है। क्या पहले से ही इसकी भूमिका तैयार की जा रही थी? मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि भारत में केवल 40 लोग ऐसे हैं जिन्हें Z+ की सुरक्षा मिली है। इस एक्सक्लूसिव क्लब में राम और रहीम जुड़ गए हैं। उन्हें पहले भी Z+ की सुरक्षा मिली थी। 25 अगस्त 2017 को जब CBI की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम के मामले में सजा सुनाई और सुनाने वाली थी, तब हिंसा की भारी आशंका को देखते हुए रोहतक में सेना बुलाई गई थी। हरियाणा में जगह जगह भारी मात्रा में अर्धसैनिक बल और पुलिस की तैनाती की गई थी। इसके बाद भी कई घंटों तक ऐसी हिंसा हुई, लगा ही नहीं कि हरियाणा में कानून का राज है। पत्रकारों को पीटा गया, 3 OB वैन जला दिए गए। उस दिन के प्राइम टाइम का एक हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं ताकि याद आ जाए कि राम रहीम का कितना प्रभाव था और अभी भी है, तभी तो Z+ की सुरक्षा मिली है। 25 अगस्त 2017 को जिस तैयारी के साथ राम रहीम को कोर्ट ले जाया जाता है उसका वीडियो देखिए। सजा सुनाने के बाद जो हिंसा हुई, जिसमें करीब 36 लोग मारे गए, उस तबाही का भी वीडियो देखिए। तब आप समझ पाएंगे कि राम रहीम को Z+ देने का क्या मतलब है।
ऐसा क्यों है कि कुछ आश्रम जरूरत से ज्यादा राजनीति और बिजनेस में ताकतवर हो गए हैं? अगर हम अब भी नहीं देख पा रहे हैं तो यकीन जानिए हिंसा की इन तस्वीरों में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। धर्म के नाम पर सनक को बढ़ावा देने का प्रोजेक्ट टीवी चैनलों पर 3 साल से लगातार चल रहा है, आज भरभरा कर गिर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि गुरमीत सिंह राम रहीम के दोषी पाए जाने के बाद अब क्या करें, इन्हें देशद्रोही कहें या नहीं कहें। सजा के पहले तक डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में कांग्रेस के नेता भी जाते रहे, बीजेपी के नेता भी जाते रहे, अकाली दल के नेता भी गए। यहां तक कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए तो चौटाला सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई कि सीबीआई जांच ना हो। राजनीति में राजनीति होनी चाहिए। धर्म जब भी होगा वो खुद को राज्य, संविधान और सामान्य कानून व्यवस्था से ऊपर समझने का खेल होता है, जिसके शिकार नेता नहीं होते, आप होते हैं। हिंसा की चपेट में आप आते हैं। इसलिए देखिए इन तस्वीरों को। सुबह जब गुरमीत सिंह की सवारी सिरसा से निकली तब लग रहा था कि यह भारत के प्रधानमंत्री से भी किसी ताकतवर व्यक्ति का काफिला है। अलग अलग चैनलों के संवाददाता इस काफिले में 200 से लेकर 400 गाड़ियां बताते रहे। यह तस्वीर भारतीय राज्य व्यवस्था में यकीन रखने वाले लोगों की धज्जियां उड़ाते हुए काफिले की यह तस्वीर सुबह से लेकर दोपहर 2:45 बजे तक चैनलों पर दौड़ती रही। सिरसा से पंचकुला के बीच पूरा रास्ता इस काफिले के लिए खाली करा दिया गया। कभी पता कीजिएगा कि सिरसा से पंचकुला लाने के लिए बलात्कार के आरोपी गुरमीत सिंह राम रहीम के काफिले पर जनता का कितना पैसा खर्च हुआ है। बाबा ने कहा कि कानून में यकीन रखते हैं, अदालत का फैसला स्वीकार करेंगे और समर्थक शांति बनाए रखें, बार बार कहा उन्होंने। जैसे ही सीबीआई जज जगदीप सिंह ने फैसला पढ़ा कि गुरमीत सिंह राम रहीम 2 साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाते हैं, कुछ ही देर में पंचकुला और उसके बाद हरियाणा, ये साहसिक जज की तस्वीर है, कुछ ही देर बाद हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में हिंसा भड़क गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि इस बार गुरमीत सिंह राम रहीम को हेलीकॉप्टर से रोहतक जेल ले जाना पड़ा। इतनी खातिरदारी तो डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं होती है। सोमवार को सजा सुनाई जाएगी फाइनली। 3 दिन से टीवी चैनलों पर सुरक्षा बलों की तस्वीरें चल रही हैं। कितनी कंपनियां आ गई, कितने जवान आ गए, यहां फ्लैग मार्च, वहां फलाना ढिमकाना, ये सब चला। लेकिन फैसला आने के बाद हिंसा ऐसे भड़की जैसे ये सारी तस्वीरें किसी और साल की रिकॉर्डिंग हो, वहां कोई इंतजाम ना हो। देखते देखते 2 से 3 घंटे के भीतर 30 लोगों की मौत की खबर आ गई। 200 से अधिक समर्थक और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। सरकारी दफ्तरों पर हमला हुआ। पंजाब और हरियाणा सहित दिल्ली में भी कई जगहों पर हिंसा हुई। आनंद विहार में खड़ी रीवा एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लगा दी गई। 350 से अधिक रेलगाड़ियां जो पंजाब और हरियाणा से गुजरती हैं रद्द कर दी गई। पंजाब में भी कई जगहों पर हिंसा हुई। उस दिन की हिंसा ने यह बता दिया कि धर्म और आस्था के नाम पर आने वाली भीड़ में कानून को लेकर कितना सम्मान है और वह किस हद तक छूट ले सकती है। इस हिंसा के बाद कड़ी कार्रवाई के दावे किए गए, लेकिन क्या हुआ? 2100 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए थे। AK-47 से लेकर राइफल और पिस्टल बरामद हुआ था, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी को सजा नहीं हुई है, ना ही इनसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हर्जाना वसूला गया है। यह खबर 1 जनवरी 2020 के इंडियन एक्सप्रेस की है। रिपोर्टर का नाम सोफी एहसान है। लिखा है कि 2017 में जो हिंसा हुई उस मामले में 2 साल बीत गए हैं, लेकिन 1 पैसा हर्जाने के तौर पर वसूला नहीं जा सका जिस तरह से यूपी में वसूला गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राम रहीम को सजा सुनाने के बाद 118 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इस खबर के 1.5 साल बाद इसी पर 25 अगस्त 2021 को हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपती है। तनवीर धालीवाल की खबर है। इसमें लिखा है कि पंचकुला में जो हिंसा हुई थी उन मामलों में 4 साल बीत जाने के बाद किसी को सजा नहीं हुई है। पंचकुला में इतनी हिंसा हुई थी कि पुलिस को 177 FIR दर्ज करनी पड़ी थी। 2167 लोग गिरफ्तार हुए थे। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार 29 इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। 74 गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गईं। 2 दमकल गाड़ियां जला दी गईं। 3 OB वैन जला दिए गए। पुलिस ने भीड़ से AK-47, 4 राइफल, 5 पिस्टल, 1 माउजर बरामद किए। हमने तो 2021 की खबर का हिस्सा दिखाया है। अब उसके बाद क्या हुआ हरियाणा सरकार ही बता दे कि कितनी वसूली हुई है। 2100 लोगों में से कितनों को सजा मिली है। 2021 में हरियाणा में एक कानून बना यूपी की तर्ज पर कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना पहुंचाने वाले से लिया जाएगा। उस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था। अगस्त 2017 की हिंसा में AK-47 तक मिला, फिर भी अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। गोदी मीडिया चुप है।
2167 लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी किसी को सजा नहीं हुई। 2020 में उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। इस दौरान हुई हिंसा को लेकर कई गरीब लोगों को संपत्तियों के नुकसान के बदले लाखों रुपए के हर्जाना वसूली का नोटिस भेज दिया गया। मनोज जी, आप बता रहे हैं कि जब से आपको नोटिस आया करीबन 20 लाख 21 लाख का, आप वो नोटिस अपनी पॉकेट में लेके घूमते हैं। जी जी, एक बार दिखा। कबाड़ी का काम करने वाले माहिनुल चौधरी को 20 लाख का नोटिस भेजा गया। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मुकदमा लड़ सके। ऐसे मामलों के सामने आने पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक प्रक्रिया तय की है, उसका पालन ही नहीं किया गया है। अगर नोटिस वापस नहीं लिए गए तो कोर्ट इन नोटिसों को रद्द कर देगा। हरियाणा में एक भीड़ आती है, 118 करोड़ का नुकसान करती है, उससे बंदूक और AK-47 बरामद होता है, लेकिन किसी को सजा नहीं होती है, किसी से अभी तक वसूली नहीं होती है। लेटेस्ट जानकारी सरकार ही दे सकती है। 7 फरवरी को जब गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों के लिए फरलो पर रिहा किया गया, तब पंजाब में चुनाव चरम पर पहुंच चुका था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव के कारण रिहाई हुई है, लेकिन तब तक उसे भी नहीं मालूम था कि Z+ की सुरक्षा दी गई है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने चुनावी राजनीति से जोड़ने के आरोपों का खंडन किया था। कहा था यह संयोग भर है। डेरा के समर्थक पंजाब और हरियाणा में बड़ी संख्या में हैं। इनका राजनीतिक महत्व भी है और प्रभाव भी। कई तरह की खबरें छपी कि डेरा ने बीजेपी और अकाली दल को समर्थन दिया है, कांग्रेस के बागी उम्मीदवार को भी दिया है। कई दल के नेता डेरा और डेराओं के चक्कर लगाते रहे वोट के लिए। गुरमीत राम रहीम के मामले की जांच करना, मुकदमे की सुनवाई करना और फैसले तक इसे पहुंचा देना कोई मामूली बात नहीं थी। मामूली बात होती तो रोहतक में सेना के कई कॉलम की तैनाती नहीं होती और हेलीकॉप्टर से राम रहीम को जेल नहीं ले जाना पड़ता। प्राइम टाइम का यह पुराना अंश देखिए तो पता चलेगा कि इस केस को अंजाम तक पहुंचाने वाले कौन लोग थे। इसके पहले की बात आनी जानी हो जाए, मैं उन 2 साध्वियों के बारे में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूं, जिन्होंने 15-16 साल तक गवाही दी, तमाम दबावों के बीच लड़ा। आज की हिंसा के स्तर से आपको समझ जाना चाहिए कि उन 2 लड़कियों पर क्या गुजरी होगी। यह तस्वीर रामचंद्र छत्रपति की है, जिन्होंने दैनिक पूरा सच में उस गुमनाम पत्र को छापा जिसमें 2 साध्वियों के साथ बलात्कार और यौन हिंसा की बात लिखी थी। यह गुमनाम पत्र उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंचा और हरियाणा पंजाब कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, जो बाद में उन्होंने सिरसा के सेशन कोर्ट को लिखा कि आप जाकर जांच कीजिए। सेशन कोर्ट ने रिपोर्ट भेजा कि इनके डर से कोई नहीं बोलता। छापने के कुछ ही समय भीतर छत्रपति जी पर हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। 2 साध्वियों के भाई रंजीत की भी हत्या कर दी गई। एक पत्रकार ने सच के लिए जान दे दी। क्या आप किसी भी इन नेताओं को जानते हैं जो वोट लेने के लिए डेरा में जाते हैं, उससे पहले छत्रपति की लड़ाई में साथ देने के लिए गए हों? हमने छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति से थोड़ी देर पहले बात की, जो इस वक्त अपनी सुरक्षा को लेकर काफी डरे हुए हैं। तस्वीर रामचंद्र छत्रपति की है। एक हंसता मुस्कुराता साहसिक पत्रकार बीच शहर में मार दिया गया। अंशुल ने बताया कि एक बार जब लड़ने का फैसला कर हम लोग घर से निकले तो रास्ते में बहुत से अच्छे लोग मिले। लेखराज ढोंट, अश्विनी बख्शी, RS चीमा और राजेंद्र सच्चर जैसे वकीलों ने बिना पैसे के केस लड़ा। और इन तमाम दबावों के बाद भी हमारा और साध्वियों का इन लोगों ने साथ दिया। यही नहीं, CBI के जांबाज DSP सतीश डागर ना होते तो यह केस अपने मुकाम पर नहीं पहुंचता। सतीश डागर ने ही साध्वियों को मानसिक रूप से तैयार किया। एक लड़की का ससुराल डेरा का समर्थक था। जब उसे पता चला कि उसने गवाही दी है तो घर से निकाल दिया। इसके बाद भी लड़कियां तमाम तरह के दबावों और भीड़ के खौफ का सामना करती रहीं, उस भीड़ के जिसके आगे आपकी चुनी हुई सरकार डरती है। सतीश डागर नहीं होते तो ये लोग खौफ का सामना नहीं कर पाते। अंशुल ने बताया कि सतीश डागर पर भी बहुत दबाव पड़ा, मगर वे नहीं झुके। अगर ऐसी बात है तो NDTV इंडिया के करोड़ों दर्शकों की तरफ से सतीश डागर जैसे अफसरों को दिल से सलाम भेज रहा हूं। बड़े बड़े IPS ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाते, अपनी टोपी नेताओं के चरणों में रख देते हैं। हमारा समाज विचित्र है। वह भक्ति और आस्था के मोह में कानून और सही गलत का फर्क नहीं कर पाता, करना भी नहीं चाहता। कहीं एक धर्म के नाम पर कानून को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से सजा दी जाती है, तो कहीं धर्म के कारण या जाति के कारण अपराधियों का स्वागत किया जा रहा है, छोड़ दिया जाता है। हैदराबाद में बलात्कार के एक मामले में कोर्ट के फैसले से पहले पुलिस ने बलात्कार के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। तब वहां लोगों ने पुलिस पर फूल बरसाए।
अब बलात्कार के आरोप में सजा पाए व्यक्ति को Z+ की सुरक्षा मिली है। क्या लोग फिर से फूल बरसाने आएंगे? हर किसी के पास समर्थकों की भीड़ है जो सवाल करते ही हमला कर देती है, और इस बीच घात लगाए नेता हैं जो उन समर्थकों पर कहर भी ढाते हैं और फिर उन्हीं से समर्थन भी ले लेते हैं। आज अमित शाह मणिपुर में थे। हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी का कहना है कि पिछले साल 14 नगा नौजवानों पर फायरिंग की घटना के बाद पहली बार पूर्वोत्तर आए। उस घटना के बाद पूर्वोत्तर के कई मुख्यमंत्रियों ने अफस्पा हटाने की मांग भी की। कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि अफस्पा हटा देना चाहिए, लेकिन क्या अमित शाह ने ऐसा कोई वादा किया? मित्रों, हमने कहा था कि हमें मणिपुर में सरकार बनाने का मौका दीजिए, हम मणिपुर को ब्लॉकेड और बंद से मुक्त करेंगे। आज मैं बड़ी खुशी और के साथ, गर्व के साथ कहता हूं, बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर को बंद और ब्लॉकेड से रास्ते से हटाकर शांति और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। बीरेन्द्र सिंह फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं, वो गोल करना भी जानते हैं और गोल बचाना भी जानते हैं। बीरेन्द्र सिंह जी ने भ्रष्टाचार बंद और हिंसा के गोल जो मणिपुर विरोधी लोग करते थे उसको रोकने का काम किया है, और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी, विकास और शांति का गोल दागने का भी काम किया है। अमित शाह बता रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से मणिपुर में शांति लेकर आई। वो चुराचुनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां 3 महीने पहले आतंकवादियों के घात लगाकर किए गए हमले में एक कर्नल, उनकी पत्नी, बेटे और 4 जवानों की मौत हो गई थी। दिसंबर में नागालैंड फायरिंग मामले में 14 नागा नौजवानों की मौत के बाद अमित शाह का ये पहला नॉर्थ ईस्ट दौरा है। बीजेपी के अलावा बाकी सभी दल अफस्पा पर फिर से विचार करने की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दशकों से अफस्पा मणिपुर के लोगों के जीवन का एक दर्दनाक हिस्सा बन के रह चुका है, मगर पिछले कई सालों से मणिपुर में उग्रवाद और फर्जी मुठभेड़ों के मामले घटते दिख रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। मगर चुनाव के मौसम में राजनीतिक बातें हो रही है अफस्पा को लेके, और कुछ राजनीतिक पार्टी चुप्पी साधे बैठे भी हैं। मगर ये उन परिवारों के लिए कोई नई बात नहीं है जो कि मणिपुर में अफस्पा के विरुद्ध न्याय को लेके जंग लड़ रही है। 46 साल की नीना निनगोम्बम 2 बच्चों की मां है। वो मणिपुर के उन सैकड़ों महिलाओं में से एक है जिनको अफस्पा की वजह से अकेला होना पड़ा है। उनको वो दिन याद है जब उनके पति लापता हो गए। उनके पति माइकल जब घर लौट रहे थे तब पुलिस कमांडोज ने उनको उठा लिया। इसके बाद इम्फाल में एक फर्जी इनकाउंटर में उनको मार दिया गया। 2014 में हाईकोर्ट ने 5 लाख के मुआवजे का आदेश दिया, जो उनको 2016 में जाकर मिला, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उनको कोई सजा अभी तक नहीं मिली है। I don't think I'm getting justice at all. So justice to me would be मुझे इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब ये सब करने वालों को मौत की सजा मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कि अफस्पा जाएगा। राजनीतिक दल वोट बटोरने के लिए इसे अपनी चुनाव घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं। Simply using the अफस्पा in their manifestos to get votes. अफस्पा के खिलाफ 16 बरसों तक अनशन करने वाली इरोम शर्मिला ने इसकी वापसी की मांग को लेकर 2017 का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में 20 बरसों के दौरान मणिपुर में हुई 1500 मुठभेड़ों की जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने 39 मामलों की जांच की, 20 मामलों में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन आगे की कार्रवाई में अफस्पा आड़े आ गया। सीबीआई के सबूतों के बाद भी केंद्र ने उन मामलों में आगे की कार्रवाई के लिए मंजूरी देने से मना कर दिया जहां सुरक्षा बल बेकसूरों को मारने की घटनाओं में शरीक थे। अब हमको चुनाव में बीजेपी की तरफ से इस बारे में कोई बात नहीं दिख रही है। 2017 तक अफस्पा उनके घोषणा पत्र में इसके बारे में होता था, लेकिन अब एजेंडा बदला हुआ है। Unfortunately, this time round, that agenda is completely absent. 2017 में मणिपुर ने शर्मिला की अपील के समर्थन में वोट नहीं दिया। इस बार भी इससे बीजेपी को नुकसान होगा, इसके मौके कम ही हैं।
मणिपुर से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के चुनाव में पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन इसकी बहाली का फैसला राजस्थान से आ गया है। राजस्थान में चुनाव दिसंबर 2023 में होने हैं, लेकिन अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया कि अगले साल से पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। 2004 के बाद जो भी सरकारी सेवा में आए हैं उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। विभिन्न राजकीय सेवा में विभागों 30-35 वर्ष कार्य कर सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में साल संभाल की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती आई है, किंतु वर्ष 2004 के बाद सरकार ने भर्ती कार्मिकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन का ही प्रावधान किया गया। पेंशन के लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा किया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से ही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी इस व्यवस्था से अवगत कराया। अतः 1 जनवरी 2004 नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद पुरानी पेंशन की बहाली के संघर्ष को देश भर में उम्मीद मिल गई है कि केंद्र से लेकर राज्यों में बहाली हो जाएगी। यूपी में कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकालने की बात कही है। अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार पेंशन के मामले में अपना अंशदान बढ़ा देगी और पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर केंद्र से बात करेगी। जब इस दौरान प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा हुई है और बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन अशोक गहलोत ने बीच का रास्ता छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम को ही वापस लागू कर दिया है। यूपी में अखिलेश यादव साफ साफ बोल रहे हैं कि पुरानी पेंशन की स्कीम बहाल कर देंगे। घोषणा पत्र में भी वादा किया है। मायावती ने भी वादा किया है कि बसपा की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन लागू होगी। ब्रेक के बाद यूपी में आज चौथे चरण का मतदान पूरा हो गया। आज भी कई लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजते रहे और वोट नहीं दे सके। यूपी के चौथे चरण में लखीमपुर में मतदान हुआ। अक्टूबर में यहीं किसानों को गाड़ी से रौंद दिया गया था। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्र में मंत्री अजय मिश्रा टेनी कड़ी सुरक्षा में वोट डालने पहुंचे। ऐसा कम ही देखा गया है कि कोई नेता वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर इतनी फोर्स लेकर आए। बुधवार को लखनऊ की 9 सीटों पर भी मतदान हुआ, जिसमें कई दिग्गज वोट डालने पहुंचे। 2017 में लखनऊ की 9 सीटों में 8 सीटों में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सभी नेता वोट डालने के बाद अपनी अपनी जीत का दम भरते नजर आए। पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। जनता देखती है कि किसने क्या काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है और यहाँ पर
सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है और जिस ढंग से लोगों का समर्थन मिल रहा है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार में 2017 के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जितनी कामयाबी हासिल हुई थी, कमोबेश इस बार के चुनाव में भी उतनी ही संख्या में हमको कामयाबी हासिल होगी। आपने देखा होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था, जबकि उस समय बहुत ही सशक्त गठबंधन माना जाता था, तो उस समय भी ऐसे ही दावे किए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट में लड़ाई सबसे दिलचस्प है। यहां से बीजेपी ने पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया है। दोनों ही नेताओं ने वोटिंग से पहले भगवान के दर पर हाजिरी लगाई। रायबरेली में भी वोटिंग हुई, जिसे एक दौर में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यहां से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह मैदान में हैं, तो उन्हें सपा के आरपी यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बस लास्ट मिनट की जो कैंपेनिंग होती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, स्पेशली फॉर प्रियंका गांधी। उन पूरे 5 साल जब आप आएंगे अपनी जनता के बीच में, तभी आपको वोट मांगने का हक है। जो अदिति सिंह पिछली बार चुनाव जीती हैं वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीती हैं, कांग्रेस के ओर से जीती हैं। न वो कांग्रेस की हुई, न समाजवादी पार्टी का एहसान माना, न जनादेश को कुछ माना। सबको तिलांजलि देते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। 2017 में चरण की 59 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी। क्या बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहराएगी या सपा अपनी खोई हुई जमीन वापस ले आएगी? ये सब 10 मार्च को ही पता चलेगा। ये चरण बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि जिन 9 जिलों में आज वोटिंग हो रही है, उनमें से 4 जिलों में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रैली की है और हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी वापस, तो आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाएगी। समझिए कि ये मुद्दा बीजेपी को भी पता है कि ग्रामीण इलाकों में नुकसान पहुंचा रहा है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है 2017 की तरह इस बार भी यहां पर क्लीन स्वीप की जाए। सहयोगी विनीत कुमार पटेल के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।